तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हेडिंग लगा रखा है नर जनन तंत्र। इसी को हम लोग मानव जनन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जनन होता क्या है। तो जनन का मतलब ये होता है कि जीवधारियों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? जनन कहलाती है, या इसी को हम लोग प्रजनन भी कहते हैं। मैंने क्या बताया कि मैंने ये बताया कि जीवधारियों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है या जो क्रिया है वह क्या कहलाता है? जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग समझने वाले हैं नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में मतलब ये हुआ कि मानव के जनन में या मानव के जनन भाग में जो सहायक अंग होते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? जनन तंत्र कहलाते हैं। फिर से बात समझिएगा, मैंने ये बताया कि मानव के प्रजनन की क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग होंगे या जितने भी सहायक अंग होंगे वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं? नर जनन तंत्र कहलाते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले जो प्रमुख जो भाग होता है वो है वृषण। फिर इसके बाद वृषण कोश आता है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ से शुक्रवाहिनियाँ, फिर शुक्राशय, फिर मूत्राशय आता है। फिर इसके बाद अधिवृषण आता है, फिर मूत्रमार्ग, फिर शिश्न। ये सभी हमारे क्या होते हैं? जनन तंत्र के क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं या भाग होते हैं। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि वृषण होता क्या है। तो आइए, यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख दिया, इसके पहले कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। फिर इसके बाद एक एक करके जितने भी ये चित्र में नाम दर्शाए गए इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित भाग आते हैं। यानी कि इसमें कहा गया कि जो नर जनन तंत्र है इसके अंतर्गत क्या होते हैं? निम्नलिखित भाग होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो प्रमुख भाग होता है वो होता है वृषण। ठीक है, फिर इसके बाद अधिवृषण होता है। फिर इसके बाद शुक्रवाहिनी, चौथा जो होगा भाग वो शुक्राशय, पांचवा मूत्रमार्ग और छठवां जो होता है सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो इन्हीं को हमें यानी कि जो 6 पार्ट यानी 6 भाग जो दिए गए इन्हीं को हमें क्या करना है? एक एक करके समझना है चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वृषण। ठीक है, तो वृषण क्या होता है? यहाँ पर आप चित्र में देखिए कि वृषण क्या होता है कि ये मानव में एक जोड़ी पाया जाता है। वृषण क्या होता है? मानव में एक जोड़ी पाया जाता है और ये मानव की उदर गुहा यानी कि पेट वाला जो भाग होता है उसी को उदर कहते हैं। तो मानव के उदर गुहा वाले भाग में वो क्या होता है? उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। और ये जो वृषण होता है ये कहाँ पर उपस्थित होता है? वृषण कोश में क्या होता है? उपस्थित होता है। बात समझ में आ रही है? मैंने ये बताया कि जो वृषण होता है यह मानव में एक जोड़ी पाया जाता है और ये उदर गुहा के ठीक नीचे स्थित होता है। और ये जो वृषण होता है ये वृषण कोश में उपस्थित होता है या वृषण कोश में पाया जाता है। अब प्यारे बच्चे, यहाँ पर जानना जरूरी ये है कि वृषण में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं वृषण ग्रंथि। तो वृषण जो ग्रंथि होता है ये क्या होता है? स्टेटोस्टेरॉन को क्या करता है? यानी जो स्टेटोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है उसको क्या करता है? ये उत्पन्न करता है। और इस स्टेटोस्टेरॉन का जो हार्मोन है इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो शुक्राणु का क्या करता है? उत्पादन में नियंत्रण करता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वृषण के अंदर एक वृषण ग्रंथि पाई जाती है और उस वृषण ग्रंथि में क्या होता है? स्टेटोस्टेरॉन नामक हार्मोन क्या करता है? उत्पन्न करता है। और ये क्या करता है? जो स्टेटोस्टेरॉन जो होता है इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो शुक्राणु के उत्पादन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और साथ ही साथ लड़कों में जो यौवनावस्था होती है उसमें परिवर्तन करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि वृषण होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। यह उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। मैंने जैसा कि बताया कि ये क्या होता है? मनुष्यों में या पुरुषों में एक जोड़ी पाया जाता है और ये उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। और कहा जा रहा है कि ये वृषण कोश में उपस्थित होता है। यानी कि जो वृषण होता है ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो वृषण कोश में उपस्थित होता है। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देखिए, ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? वृषण है। और ये वृषण जो है ये कहाँ पर उपस्थित है? इस वृषण कोश में क्या होता है? एक जोड़ी के रूप में उपस्थित होता है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर आगे देखिए कहा जा रहा है
कि यह वृषण कोश में उपस्थित होता है। कहा जा रहा है कि वृषण कोश का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने में सहायक होता है। यानी कि ये जो वृषण कोश है ये कह रहा है कि तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में? हमारे शरीर के तापमान की तुलना में इसका जो तापमान होता है वृषण कोश का, ये होता है कम। क्यों होता है? अगर ये कम न होता तो जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो नहीं ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए शुक्राणु के निर्माण में क्या होता है, तापमान की मात्रा कम होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, जो हमारे चारों तरफ से जो वायु होता है, जो वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, उससे क्या करता है, ये तापमान को ग्रहण करके अपनी आप को न्यूनतम तापमान में मेंटेन रखता है, जिससे आसानी से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या होता है, वृषण कोश होता है। आगे देखिए कहा जा रहा है, अगला भाग है इसका अधिवृषण। तो अधिवृषण क्या होता है, यहाँ पर कहा गया है कि शुक्राणु दूसरी नलिकाओं से होते हुए वृषण कोश के बाहर की ओर स्थित एक अतिकुंडलित नलिका से बना होता है। यानी कि ये जो कहा गया जो अधिवृषण होता है, ये क्या होता है, वृषण के बाहर की ओर स्थित एक अतिकुंडलित नलिका होती है। ठीक है, उस नलिका से वृषण या एपिडियासिस, ठीक है, में प्रवेश करता है। बात समझ में आ रही है? एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि जो शुक्राणु जो होता है दूसरी नलिकाओं से होते हुए वृषण के बाहर की ओर स्थित एक अतिकुंडलित नलिका से बने एक वृषण, जिसमें कहा जा रहा है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में एपिडिडायमिस के में प्रवेश करता है। और ये जो अधिवृषण होता है ये शुक्राणु के परिपक्वन के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, हम सीधे शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जो अधिवृषण होता है ये शुक्राणुओं के परिपक्वन में क्या होता है, सहायक होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो शुक्राणु होते हुए अधिवृषण में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। बात समझ में आ रही? जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो चित्र में कि यहाँ पर लिखा गया अधिवृषण। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि कुंडलित एक नलिका है और इसी में क्या होता है, ये शुक्राणु प्रवेश करते हैं। और इस शुक्राणु जब यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो इस यहाँ पर जैसा चित्र में यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या होते हैं, शुक्राणु इसमें प्रवेश करते हैं। तो जब शुक्राणु इस अधिवृषण में प्रवेश कर जाते हैं तो कहा जा रहा है कि अधिवृषण में शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ कहा गया है। तो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इसका अगला भाग देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाला गया है शुक्राशय। तो शुक्राशय क्या होता है यहाँ पर जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। यानी कि जो शुक्राशय होता है ये क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। आगे कहा जा रहा है कि शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर, यानी कि जो शुक्रवाहिनी है वह उदर गुहा में पहुंचकर कहाँ पर मिलती है, किसके साथ बनाती है, मूत्र नली के साथ यह एक फंदा बनाती है। यानी कि जो शुक्राशय होता है यह एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसमें जो शुक्रवाहिनी जो होता है वो उदर गुहा में पहुंच करके मूत्र नली के साथ क्या करती है, एक फंदा बनाती है और शुक्राशय में प्रवेश करके वीर्य का निर्माण करती है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीज़ें समझ में आ रहा है। अब हम लोग अगला भाग देखेंगे इसका मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो चित्र में ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, मूत्र मार्ग है। यहाँ पर देखिए चित्र में दर्शाया गया मूत्र मार्ग। तो इसी से क्या होता है मूत्र और वीर्य दोनों बाहर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूत्र मार्ग होता है ये वीर्य और मूत्र के बाहर आने का एक रास्ता होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मूत्र मार्ग के द्वारा वीर्य तथा मूत्र दोनों के बाहर आने का क्या होता है, एक रास्ता होता है। और यदि इसके पूरे भाग को यदि हम लोग मिला लें तो ये हमारा क्या बन जाता है, शिश्न बन जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। और कहा जा रहा है कि बाहरी आवरण के साथ इसे हम क्या कहते हैं, पेनिस यानी शिश्न कहते हैं। बात समझ में आ रही? चलिए अब इसका अगला भाग देखेंगे। लास्ट यही है सहायक ग्रंथियां, यानी कि जो नर जनन तंत्र है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां सहायक होती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, कह रहा है कि जनन अंगों के अतिरिक्त अनेक सहायक ग्रंथियां होती हैं। यानी कि जो जनन अंग हैं उनके अतिरिक्त और भी कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे प्रोस्टेट, काउपर्स, पेरिनियल ग्रंथियां आदि। ये सभी क्या होते हैं, नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों का यानी कि सहायता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।